आज से हम लोग झारखंड पीजीटी फिजिक्स के टॉपिक वाइज वीडियोस यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि पर डे टॉपिक अपलोड किया जाए और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस किया जाए, ताकि जो लोग भी पीजीटी का एग्ज़ाम झारखंड या इससे रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम लिख रहे हैं उनको इसमें हेल्प हो। तो सबसे पहले हम लोग झारखंड जो पीजीटी एग्ज़ाम है उसके सिलेबस को एक बार अच्छी तरह से देख लें। तो इसमें हमारा जो सिलेबस है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक है सेक्शन ए जिसमें मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स और वेव एंड ऑक्सीलेशंस के चैप्टर्स हैं। और सेक्शन बी जो है हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये तुम्हारे टोटल तीन यहाँ पे टॉपिक्स हैं और यहाँ पे हमारे तीन टॉपिक्स हैं। ठीक है। मैकेनिक्स में हमारे कंजर्वेशंस, लॉ ऑफ कोलिजन्स, इम्पैक्ट पैरामीटर, स्कैटरिंग। जब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसके में हम लोग डिटेल्स में उसके बाद एक टॉपिक को देखेंगे। फिर हमारा थर्मल फिजिक्स है, देन वेव एंड ऑक्सीलेशंस है। ये हमारा तीन टॉपिक है यहाँ पे। इसमें और भी कुछ टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें से लेजर फिजिक्स भी है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स के टॉपिक्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं वेव्स एंड ऑक्सीलेशंस में। उस तरह से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के टॉपिक्स को देखें तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के साथ साथ में इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी है, जो ग्रेजुएशन लेवल का है, जो इसमें पॉइंटिंग वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इन डाइपारा। उसके बाद मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशंस हैं जिसको हमारे ट्रांसवर्स नेचर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नेचर्स में देखने हैं। मॉडर्न फिजिक्स में देखें तो मॉडर्न फिजिक्स जो है वो सिंपल स्टार्ट होता है। मॉडर्न फिजिक्स मतलब एटॉमिक फिजिक्स से, और एटॉमिक फिजिक्स में हमारे JJ-LS कपलिंग, जीमन इफेक्ट, वेक्टर मॉडल, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है, हमारा क्वांटम में है, क्वांटम इफेक्ट है, न्यूक्लियर फिजिक्स यहाँ पे है। उसके बाद एलिमेंट्री रिएक्टर फिजिक्स है। उसके बाद एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, दैट मीन्स पार्टिकल फिजिक्स भी है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक इंट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस भी है। पार्टिकल एक्सेलरेटर, साइक्लोट्रॉन्स, इसके रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक्स हैं। एंड देन इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर, पीएन जंक्शन, जेनर डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स, रेक्टिफिकेशन, एम्पलीफिकेशन, ऑक्सीलेशंस, मॉड्यूलेशंस एंड देन डिटेक्शन ऑफ RF वेव, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव, ट्रांजिस्टर, रिसीवर्स, टेलीविजन, लॉजिक गेट्स। शॉर्ट में लिखा हुआ है लेकिन है सिलेबस काफ़ी वास्ट है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ। हम लोग कोशिश करेंगे ये वाला जो टॉपिक है इसको एक वीक में हम लोग कंप्लीट कर लें, कूलम्स एंड वेक्टर्स लॉ। और देन फिर मॉडर्न फिजिक्स की ओर हम लोग जाएंगे। मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी बड़ा है, इसको हम लोग सॉर्ट करेंगे और उसके बाद फिर जो इजी इजी टॉपिक है उसको हम लोग पहले कर लेंगे, देन थर्मल फिजिक्स पे जाएंगे। एंड देन उसके बाद हम लोग मैकेनिक्स, एंड मैकेनिक्स के बाद वेव एंड ऑक्सीलेशन, और लास्ट में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो हम लोग सबसे पहले थ्योरी चैप्टर्स को देखेंगे। एक दिन हम लोग थ्योरी पूरी डिस्कस करेंगे, जो चैप्टर्स हो सकता है उसे, और थ्योरी के बाद फिर उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एंड देन न्यूमेरिकल्स पे हम लोग का बेस्ड रहेगा ये सारा चीज़। एंड देन उसके बाद हम लोग उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीजीटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कूलम्स लॉ और उसके रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते हैं। पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम लोग बेसिक डिफिनेशंस को हम लोग इस नोट्स में भी देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स चार्जेस एट रेस्ट। यहाँ पे हम लोग मूविंग चार्जेस के बारे में बात नहीं करेंगे, जो रेस्ट चार्ज है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो भी हमारा डिस्कशन होगा वो चार्ज यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे होगा, उसमें मूवमेंट नहीं होगा। जैसे हम लोग आ रहे हैं चार्जेस एट रेस्ट, फर्स्ट वी विल डिफाइन व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। शॉर्ट में हम लोग नोट लेंगे क्योंकि हमारा मेन है कि सिलेबस कवर हो और उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर सकें। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इट इज ए प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी, इट इज ए प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी ठीक है,
it is a primary physical quantity due to which electrical and related effects are produced in the matter, due to which electrical and related, that is attraction and repulsion, and related effects are produced in the matter. So electric charge, this is a scalar quantity, इसका डायरेक्शन नहीं होता है, it is a scalar quantity. Now next, its unit, SI unit is coulomb, which is denoted by capital C. Okay. Now डायमेंशन फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इसका अपना खुद का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है. कैसे याद करें इसका डायमेंशन फार्मूला? तो एज वी नो दैट, हम लोगों ने पढ़ा है कि करंट इज इक्वल टू चार्ज पर टाइम होता है, और करंट का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है ए. चार्ज का अपना डायमेंशन फार्मूला हमको फाइंड करना है, इसको मान लेते हैं एक्स, और टाइम का होता है टी. सो चार्ज का डायमेंशन फार्मूला, इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे. सो हमारा डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे ए इंटू टी, और इसको हम लोग और भी डिटेल्स में लिख सकते हैं, m0 L0 A T, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं. और जनरली हम लोग इसको यूज करेंगे. प्रॉपर्टीज में अगर हम लोग आए, इसके बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, सो दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे. फर्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है, दैट इज लाइक चार्जेस, जो सिमिलर चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. लाइक चार्जेस दैट मीन्स या तो प्लस प्लस हो और माइनस माइनस हो, तो अगर इक्वल चार्जेस होंगे सो दे रिपेल ईच अदर. सेकेंड प्रॉपर्टी है अनलाइक चार्जेस attracts each other. अनलाइक जो चार्ज होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. दिस लॉ, दिस इज ये इसके लिए हम लोग ले सकते हैं प्लस माइनस और माइनस प्लस. अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशन है, जो ये हमारा प्रॉपर्टी कहता है, दैट इज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड Cavendish law of electrostatic attraction or repulsion. This is called Cavendish law of electrostatic attraction or repulsion. Now next, there are some experiments in which we have to identify that that matter is attracted or repel. So कुछ हमने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जैसे हम लोगों ने लेते हैं रबड़. ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है. सो दो रॉड है हमारे पास, एक रबड़ का रॉड है. सो वन एंड ऑफ ए रबर रॉड इज रब्ड विथ फर. अगर इसको हम लोग फर से रब करें, रब्ड, दीज आर शॉर्ट क्वेश्चंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. रब्ड विथ फर एंड देन इसे सस्पेंड कर दें हम लोग. देन अगेन सेकेंड रॉड अगर हम लोग लेके आए और वो भी हमारा रबड़ का बना हुआ हो, ठीक है, और
सेकेंड सिमिलर चार्ज रब, मतलब वो भी अगर हमारा फर से रब किया हुआ हो, उसको भी अगर इसके सामने ना है, देयर इज ए रिपल्शन। तो इसको अगर हम डायग्राम के फॉर्म में देखें तो दिस इज, अगर ये हमारा रॉड है रबड़ का, और दूसरा रॉड है, ये हम लोगों ने फर से इसको ये किया है, और ये रबड़ सेकेंड रॉड है जो इसको हम लोगों ने फिर रब से करके इसको चार्ज किया है। सो देर इज एन रिपल्सन, दोनों में सिमिलर चार्ज प्रोड्यूस होंगे एंड वी हैव रिपल्शन। अगेन, if a glass rod is rubbed with silk and brought near to the rubber rod rubbed with fur, अगर हम एक ग्लास रॉड लें जिसको हम लोगों ने सिल्क से रब किया है, रबड़ को हम लोगों ने सस्पेंड कर दिया एंड ये फर से हमारा रब किया हुआ है, इसमें चार्ज कुछ भी हमको पता नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, एंड देन देर इज ए ग्लास रॉड विच इज रब्ड विथ सिल्क, सो देर इज अट्रैक्शन। सो दैट मीन्स कि डिफरेंट मटेरियल्स के साथ में अगर हम लोग अट्रैक्ट करें तो अलग अलग दोनों में चार्ज प्रोड्यूस हुआ, जिसके चलते यहाँ पे हो सकता है ये पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट किया और ये यहाँ पे सिमिलर चार्जेस प्रोड्यूस हुए, सो दे आर रिपेल ईच अदर। सो ये हमारा बेसिक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोगों ने डायग्राम से देखा। नेक्स्ट इज सम बेसिक प्रॉपर्टीज जिसको हम लोग टेबल फॉर्म में लिखेंगे। बेसिक, इसको हम लोगों ने ऊपर में भी देखा था बेसिक प्रॉपर्टीज, लेकिन ये जनरल प्रॉपर्टीज था, अब ये बेसिक प्रॉपर्टीज में आते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। So first basic property is additivity. Additivity. What is additivity? That means electric charge is additive. It is electric charge is additive. एडिटिव दैट मीन्स टोटल अगर चार्ज हम लोग निकाले चाहें तो ये अलजेब्राइक सम के बराबर होगा। टोटल चार्ज इज इक्वल टू अलजेब्राइक सम ऑफ different charges. Next, number 2, conservation law. Very important law, conservation of electric charge. So according to this conservation of electric charge, the net electric charge is the sum of the positive and negative charge, and isolated system remains constant. That is the algebraic sum of positive and negative charges in an isolated system which is an closed system. Isolated system remains constant, उसका जो वैल्यू होगा वो सेम रहेगा। Isolated system remains constant, दैट्स वैल्यू रिमेन बी जीरो। अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो नेगेटिव होगा। ये हमारा दो हमारा इंपॉर्टेंट इन था। थर्ड प्रॉपर्टी जो है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे हमारे न्यूमेरिकल्स पे पूछे जाते हैं, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन of electric charge. So that means the existence of charges is the discrete packets. Discrete packets मतलब अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। Then in the continuous amount that is known as quantization of charges. Continuous amount में charges नहीं पाए जाते हैं। Discrete मतलब अलग अलग टाइप। And quantization is the property of electric charge which tells that
any charged body can have the charge which is an integral multiple of the basic elementary charge. Basic elementary charge जो हम लोग इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग मानते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, उसके बराबर होगा. सो एनी चार्ज बॉडी, any charged body can have charge which is an integral multiple of basic or elementary charge. बेसिक और एलिमेंट्री चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बना गए स्मॉल ई से डिनोट करते हैं. सो इसको हम लोग कैपिटल क्यू इज इक्वल टू, अगर ये हमारा टोटल चार्ज है, इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स एन, क्यू ई जो है हमारा वो चार्ज है, बेसिक चार्ज, जैसे चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन विच इज हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. क्यू क्या है? क्यू है हमारा टोटल चार्ज. एन क्या है? एन इज एन इंटीजर whose value is 1 2 3 4 and so on. It is not zero. ये जीरो नहीं होता है. सो ये प्रॉपर्टी दैट मीन्स ये 1 2 3 4 के मतलब है दैट मीन्स कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज होगा वो फ्रैक्शन में नहीं होगा. फ्रैक्शंस दैट मीन्स दैट इज चार्जेस कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्रैक्शन. ये फ्रैक्शंस में चार्ज नहीं होते हैं. दैट मीन्स प्लस माइनस ई बाई 2 प्लस माइनस ई बाई 4 इस तरह के चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट. एंड टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी कैन बी कंसिडर्ड टू बी एग्जिस्टिंग एट ए पॉइंट if the dimension of the charge is far less than the distance among the such charges, then the charge is said to be point charge. यहाँ पे कोई पूछा जाता है what is point charge. So हम लोग point charge को भी देख लें. What is point charge? Point charge that means total charge of a body जो है एक point पे situated होता है. And if the dimension of the charge, dimension property है, the dimension of the charge is far less than the distance among the such charges. जो charges के बीच में distance among the charges जो charges के बीच का distance है उससे काफी dimension काफी point सब्जेक्ट का हो, then these charges are called point charge. उस तरह के charges को हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट चार्ज कहते हैं. इसमें और हम लोग देखेंगे सोर्स चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, वो आगे के टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे इसके बारे में. सो अभी तक हम लोगों ने देखा कि बेसिक प्रॉपर्टी हमारा जो चार्ज है, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इसका एसआई यूनिट क्या है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है. उसके बाद कन्वीनियंस लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रिपल्शन हम लोगों ने देखा. देन बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में हम लोगों ने देखा कि तीन प्रॉपर्टीज है कि ये एडिटिव नेचर का होता है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, एंड द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. एंड देन फिर हम लोगों ने डिफाइन किया पॉइंट चार्जेस. अब हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक में भी है, दैट इज कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. कूलम्स लॉ. सो सबसे पहले कूलम्स लॉ को हम लोग देखेंगे स्केलर फॉर्म में. फर्स्ट पार्ट इज in the scalar form that means we have to consider only magnitude. डायरेक्शन को हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे. ओके, डिफिनेशन पे हम लोग नहीं आते हैं, डायरेक्ट सिंपल हम लोग देख रहे हैं क्या चीज है. सो मान लेते हैं दो चार्जेस हैं, कोई भी चार्ज हो सकता है, ये अलाइक चार्जेस भी होता है या अनलाइक चार्जेस भी हो सकते हैं. एंड बोथ चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, लेट दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r. सो अकॉर्डिंग टू कूलम साइंटिस्ट ने बताया कि दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, दैट इज फोर्स ऑफ चार्जेस, दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, ये दैट फोर्स मान लेते हैं ये F है. दिस फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव
और रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है या रिपल्सिव हो सकता है, जो डिपेंड करेगा किस पे, नेचर ऑफ द चार्जेस पे, नेचर ऑफ द चार्जेस। So this force that is attractive or repulsive, which is depends upon the nature of the charges, that force according to Coulomb's force is directly proportional to Q1 product of the two charges, and first and the second, that force of attraction or repulsion is inversely proportional to the square of the distance between them. दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा आर उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये हमारा सेकेंड दो प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आते हैं अब इसको दोनों को कंबाइन करते हैं कूलम्स लॉ को, तो कंबाइंड फॉर्म हो जाएगा देयरफॉर F is proportional to Q1 Q2 divided by R square. Okay, F is proportional to Q1 Q2 divided by R square, दोनों के प्रोपोर्शनल। अब हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू कि प्रोपोर्शनलिटी साइन जो है, प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम लोग हटाते हैं तो फिर हमारे पास कांस्टेंट आता है। सो F इज इक्वल टू, मान लेते हैं दैट कांस्टेंट इज K Q1 Q2 divided by R square. So this K is called constant of proportionality. Constant of proportionality. Okay. अब आते हैं ये कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है। सो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम पे इस एक्सपेरिमेंट को किया गया चार्जेस के लिए। तो इन SI सिस्टम the value of K is found to be 1 by 4 pi epsilon। ये एप्सिलम जो है रिलेटिव परमिटिविटी है, और एप्सिलम का जो वैल्यू होता है वो होता है एप्सिलम नॉट इंटू एप्सिलम आर। सो हम लोग लिखेंगे इसको 1 बाई 4 पाई एप्सिलम नॉट एप्सिलम आर। ठीक है, लेकिन फॉर हम लोग जनरली एक्सपेरिमेंट जो है एयर में हम या वैक्यूम में हम लोग करते हैं। सो इन द केस ऑफ फॉर एयर और वैक्यूम, एप्सिलम आर जो मीडियम होता है उसका वैल्यू होता है 1। तो ये हो जाएगा हमारा K इज इक्वल टू हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught. What is epsilon naught? Epsilon naught is the relative permittivity of free space. इस वैल्यू इज बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब ये यूनिट हमको कैसे फाइंड करेंगे इसको भी हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल यूनिट हम लोग लिख लेते हैं, कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। अब ये यूनिट कहाँ से आया, इसको हम लोग याद ना करके अगर याद भी कर सकते हैं, और अगर इसको हम लोग प्रॉब्लम्स में या फिर डायरेक्ट रिलेशन से फाइंड करें तो इजी रहेगा। तो हमारे लिए इक्वेशन हो जाएगा F इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलम नॉट Q1 Q2 divided by R square. Okay. Now we have to find the value of epsilon naught, यूनिट हमको फाइंड करना है। तो अगर यहाँ से हम लोग epsilon naught को कंसीडर करें, सो epsilon naught हो जाएगा हमारा Q1 Q2 divided by 4 pi R square F। Q1 Q2 हमारा होता है चार्ज कूलम दैट इज कूलम स्क्वायर। 4 पाई का यूनिटलेस क्वांटिटी कांस्टेंट है, R का होता है मीटर स्क्वायर, फोर्स का होता है न्यूटन। सो दिस कैन बी रिटन एज कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। ओके, और एक क्वांटिटी जो हमको कभी कभी कैलकुलेट करना पड़ता है दैट इज 1 बाई 4 पाई एप्सिलम नॉट का वैल्यू कितना होता है। सो 1 बाई 4 पाई एप्सिलम नॉट, 1 बाई 4 पाई एप्सिलम नॉट, इसका वैल्यू हमारा होता है 9 इंटू
10⁹ अब चूंकि एप्सिलम नॉट नीचे है, अब इसका यूनिट जो है जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ठीक है, सो दिस इज द कूलम्स लॉ इन द स्केलर फॉर्म। अब आते हैं कूलम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। नंबर 2, second form, that is coulombs, sorry, Coulomb's law in vector form। सो यहाँ पे डायरेक्शन को भी हम लोग को कंसीडर करना होगा, क्योंकि विच इज डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस केस में हमारा। डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे, और डायरेक्शन कंसीडर करने के बाद हम लोग देखेंगे कि पर्टिकुलरली हम कूलम्स लॉ का फॉर्म वेक्टर फॉर्म में कैसा हो जाता है। सो लेट अगेन देयर इज टू चार्जेस Q1 and Q2 separated by a distance r, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। लेट द फर्स्ट, अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन पे बात करेंगे, तो जो फर्स्ट वाला चार्ज जो है वो सेकेंड वाले पे फोर्स लगाएगा, तो हम लोग मान लेते हैं इसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा, ऑब्वियसली इधर फोर्स लगा रहा है, और चूंकि ये सेकेंड पे फोर्स लगाया है फर्स्ट वाला, तो इसको हम लोग लिखेंगे F21, और यहाँ पे डायरेक्शन 1 से 2 की ओर जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे R12। ये आर कैप के फॉर्म में होगा, यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ध्यान में रखना है कि 1 वाला 2 पे चार्ज लगाया, तो 2 पे फोर्स लगाया 1 का, इसलिए F21। डायरेक्शन जो है 1 2 की ओर मूव कर रहा है, इसलिए F है। सिमिलरली इस डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे हमारा F1 पे 2 वाला चार्ज लगा रहा है, इसलिए F12, और डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगा, 2 वाला इधर की ओर मूव करेगा, सो R21। बस यही जो है इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है, बाकी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम लोग फाइंड करते हैं, कूलम्स लॉ को यूज करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग कूलम्स फोर्स, यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है। पहला हमारा फोर्स है दैट इज फोर्स, कूलम्स फोर्स, कूलम्स फोर्स acting on Q1 due to Q2। So this is Q पे कौन सा फोर्स लग रहा है, F12, सो दिस इज F12। अब ये वेक्टर नोटेशन, हम लोग इसको 1/4 पाई एप्सिलम नॉट यूज करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलम नॉट Q1 Q2 दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के बाद दोनों का R स्क्वायर। अब ये तो स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग को इस पे कौन सा डायरेक्शन लग रहा है, 2 1 की ओर लग रहा है, सो R21 कैप ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली कूलम्स फोर्स acting on Q2 due to Q1, so it is F21 1/4 पाई एप्सिलम नॉट Q1 Q2 divided by R स्क्वायर R12। ओके, सो मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, एंड दोनों जो है चार्जेस वेक्टर नोटेशन में हम लोग जानते हैं दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सो वी कैन राइट R12 is equal to minus of R21, सो वी कैन राइट बोथ इक्वेशन जो है दोनों सेम है, दोनों इक्वेशन जो अगर है दोनों सेम, सिर्फ ये जो हमारा नोटेशन है ये और ये हमारा, ये दोनों हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स दीज फोर्सेस आर ऑपोजिट इन नेचर एंड दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, सो वी कैन राइट
F12 is equal to minus of F21, ये हमारा है। और इस कूलम्स लॉ को अगर हम लोग वेक्टर नोटेशन में लिखने चाहें, सिंपल से फॉर्म में अगर लिखना चाहें, तो ये हमारा सिंपल चार्जेस के लिए है। सो दिस F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर R कैप। ये हो गया इसका वेक्टर नोटेशन। ओके, नेक्स्ट कुछ हम लोग यूनिट्स पे बात कर लेते हैं कूलम्स लॉ को, फिर आगे और एक पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी बात करेंगे। तो एक चार्जेस का कुछ टॉपिक एक रह गया था, उसको हम लोग देख लें। जो चार्ज जो हम लोगों ने देखा अभी तक, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका एसआई यूनिट जो होता है, यहां से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये होता है कूलम, जो हम लोगों ने देखा, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। ओके, इसके स्मॉलर यूनिट्स अगर देखने जाए हम लोग, इसके स्मॉलर यूनिट्स, so 1 microcoulomb, micro means 10 to the power 6, so that is 10 to the power 6 coulomb. 1 nanocoulomb, that is 10 to the power minus 9 coulomb. And 1 microcoulomb, it is also called picocoulomb, that is 10 to the power minus 12 C. ये हो गया हमारा एसआई यूनिट्स। अब आते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग यूनिट सिस्टम में। सो हम लोगों ने सुना है सीजीएस सिस्टम, दैट इज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सो सीजीएस सेकेंड में इसका दो यूनिट्स है। पहला यूनिट है हमारा ESU, इसको याद रखना है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। एंड 1 कूलम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 × 10⁹ ESU। This is the relation between the SI system and the CGS system of the charge. Okay. Next is, ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। सेकंड हम लोगों ने बताया था कि दो है। दूसरा है EMU, that is electromagnetic unit of charge. Electromagnetic unit, that is 1 EMU. So 1 EMU हम लोग यहाँ, हाँ, 1 कूलम के फॉर्म में भी लिखें या 1 EMU के फॉर्म में भी लिखें, तो 1 EMU ऑफ चार्ज is equal to 3 × 10⁻10 ESU, that is 10 कूलम। अब ये 10 कूलम कहाँ से आया? तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये 3 × 10⁹9 इज इक्वल टू ESU होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10⁹9 ESU, एंड 3 × 10⁹9 ESU इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी इंटू 10, क्योंकि 10⁻10 है, और 3 × 10⁻10 ESU इज इक्वल टू होता है 1 कूलम। सो इट इज 1 कूलम इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 10 कूलम। तो ये दीज आर ऑब्जेक्टिव में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो ये सबको हम लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस रिवाइज करना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अल्टर वे में है, अलग टाइप से यहाँ पे पूछा गया है। अब आते हैं, हम लोगों ने कूलम्स लॉ देख लिया, आज हम लोग लास्ट देखेंगे कूलम्स फोर्स बिटवीन चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कूलम्स लॉ का इक्वेशंस क्या होता है? सो कूलम्स लॉ, force between charges in terms of their position vector।
सो सबसे पहले हम लोग इसको पोजीशन वेक्टर हम लोग क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग ओरिजिन से मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में हम लोग उसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इसमें, तो पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लें। ये हमारा 3 डायरेक्शन है, वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। यहाँ पे हमारे दो चार्जेस रखे हुए हैं, इसको हम लोग मिटा दें तो इसमें इजी पड़ेगा। ओके, नाउ यहाँ पे हमारा एक मान लेते हैं एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। सो लेट दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2 और इस Q1 का हमारा पोजीशन वेक्टर है R1 की और इस Q2 का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दिस इज R2। दोनों के बीच का डिस्टेंस है ऑब्वियसली हम लोग को फाइंड करना है। मान लें दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, एरो डायरेक्शन हम लोग कर लेते हैं वेक्टर नोटेशन। और ये हमारा फोर्स, दोनों ऑब्वियसली दो फोर्स इधर से इधर की ओर लगेंगे। तो जैसे हम लोगों ने देखा था वेक्टर नोटेशन में, ये जो फोर्स लगा यहाँ पे दैट इज फोर्स इज इक्वल टू F12 एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू F21। यहाँ से इस तरह की ओर जा रहा है ये वन वाला चार्ज इधर, तो इससे दिस इज R12, जस्ट उल्टा होता है, और ये R21। ओके, तो यह क्या हम लोग कंसीडर करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस अभी पता नहीं है, डिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लें। सो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू two vectors are represented by the two sides of a triangle in the same order, then their resultant is represented by the third side of the triangle in the reverse order. So अगर ये हमारा ट्रायंगल है, और ये इस डायरेक्शन से रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में वेक्टर ए से और वेक्टर बी से। सो ये दोनों का एल्जेब्राइक सम जो होगा वो तीसरे साइड के बराबर होगा, वो रिवर्स ऑर्डर के बराबर होगा, ए प्लस बी के बराबर। और एक चीज हमेशा याद रखना है पोजीशन वेक्टर के केसेस में, हमेशा ये याद रखना है कि अगर ए बी फाइंड कर रहे हैं और इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर फाइंड करना होगा तो ये होगा ओ बी माइनस ओ ए, जस्ट उल्टा, बी पहले ओ ए बाद में। उसी तरह से अगर ए सी फाइंड कर रहे हैं सो दैट विल बी इक्वल टू ओ सी माइनस ओ ए, ये चीज ध्यान रखना है, बाकी इजी है। तो हम लोग यहाँ पे फाइंड करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला हम लोग को फोर्स फाइंड करना है F21, दैट इज जो Q2 पे है, Q1 चार्ज लगा रहा है, तो F21 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलम नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी हम लोग को पता नहीं है, दैट इज लेट ए बी मॉड ऑफ ए बी का स्क्वायर एंड दैट डायरेक्शन जो है R12 है। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग देखेंगे तो हम लोग जानेंगे दिस प्लस दिस R12 is equal to this, so that means R1 plus AB vector AB, R1 plus vector AB is equal to OB। so यहाँ से AB कितना हो जाएगा, AB is equal to, or we can write this is equal to R2, so AB is equal to R2 minus R1। ओके, तो हमारा F12 हो जाएगा, F21 हो जाएगा
1/4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r21 minus r12 okay. This r12 is also a unit vector. Unit vector हम लोग जानते हैं, this unit vector is the in the direction of this can be unit vector के फॉर्म में हम लोग जानते हैं a cap अगर unit vector लें, this is vector a divided by modulus of that vector. So r12 can be written as r21 minus r1 vector divided by modulus of that vector r2 minus r1 का mod. So सभी का वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे. So ये हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r2 minus r1. I think this is square and then यहाँ पे r2 minus r1 divided by r2 minus r1 mod यहाँ square. So ये हो जाएगा फाइनल रिजल्ट f12 is equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r2 minus r1 का क्यूब और r2 minus r1. तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, f12 को भी फाइंड कर सकते हैं. सो f12 हो जाएगा सिमिलर वे में, जस्ट हम लोग को नोटेशन चेंज कर देना होगा. सो सिमिलरली f12 is equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 ये हो जाएगा हमारा r1 minus r2 का क्यूब, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, r1 minus r2. So this is the form of Coulomb's force. अब यहाँ पे एक और टॉपिक रह गया है, दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशन. ये सब 12th से रिलेटेड सिलेबस में है. 12 के बुक से भी इसको कंसिडर करके देखा जा सकता है. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. और अब हमारा एक टॉपिक जो है कूलम्स लॉ का, वो कंप्लीट हो चुका है. सो कूलम्स लॉ से रिलेटेड कल हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. सो मोस्टली या तो रिकॉर्डेड लेक्चर में हम इसको देखेंगे या फिर लाइव लेसन्स में, लाइव लेक्चर्स में इसको हम लोग यूज करेंगे. और फिर ही कल ही हम लोग स्टार्ट कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड टॉपिक्स. सो अगर हमारा यह सिलेबस अगर कंसिडर करें, सो हमारा सिलेबस है कूलम्स लॉ, जो कूलम्स लॉ हमारा पहला टॉपिक था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में. देन उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड्स में हम लोग डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे. देन गॉसेस लॉ एंड देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स. ये हमारे 3 से 4 क्लासेस में लगेंगे. एंड देन पॉइजन्स एंड लैपलास इक्वेशन, ये जो है हमारा लैपलास इक्वेशन एंड पॉइजन्स इक्वेशन, ये हमारा ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक है. अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स, और ये जो है हमारे इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो ग्रेजुएशन और +2 लेवल पे दोनों में यूज होते हैं.